दो टॉपिक्स की ट्रीटमेंट मैंने आपको करके दिखाई है। अब एक दफा ये देख लें इन मेथड को 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, सबसे पहले तो स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लीजिए कि वो ओपन लॉजिक है या क्लोज लॉजिक है, वो मैप्ड है या अनमैप्ड है। सीएसएस ऐसे का इंट्रोडक्शन कैसे लिखें, उससे पहले ये सोच लें कि ये वो ऐसे नहीं है जो किसी अखबार में छपना है या जो किसी रिसाले में छपना है। अखबार में और रिसाले में जो ऐसे छापा जाता है वो तो आप अपने स्टडी रूम में बैठ के लिखते हो, उसे तो कई दफ़ा रिवाइज करते हो, उसका इंट्रोडक्शन भी रिवाइज कर सकते हो, उसका तो टॉपिक भी बाद में देते हो। भाई ये जो ऐसे है ये आपने एग्जाम में लिखना है और इसका टॉपिक आपको पहले से दिया जाना है। अब इस किस्म के जो एसेज होते हैं, जो एकेडमिक एसेज हम लोग लिखते होते हैं एग्जामिनेशन के लिए, उसका एक बड़ा ही आसान सा फॉर्मूला है जो कि मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखो, आप सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टेटमेंट, कि आप लोगों ने जो स्टेटमेंट है पहले उसको आइडेंटिफाई कर लेना है और उसको दो हिस्सों में तकसीम कर लेना। अब ये दो स्टेटमेंट्स मैंने यहाँ पर लिखी हैं। एक ये 2025 एग्ज़ाम की सीएसएस में जो आई थी स्टेटमेंट, वो है रीफॉरेस्ट्रेशन एज अ ग्लोबल अर्जेंसी। इसको मैं बोलता हूँ क्लोज्ड लॉजिक। और दूसरी स्टेटमेंट पढ़िए, ये देखें, डिजिटल डेमोक्रेसी कोलन सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। अब इन दो स्टेटमेंट्स के बीच में फर्क कीजिए जरा। पहली स्टेटमेंट को मैं क्लोज्ड लॉजिक इसलिए बोलता हूं कि रीफॉरेस्ट्रेशन एज अ ग्लोबल अर्जेंसी जो कहा गया है, इसमें उसने मैप पूरा दे दिया है आपको। रिफॉरेस्ट्रेशन की मैं बात करूंगा तो बड़े कैलकुलेटेडली बात करूंगा कि भाई रिफॉरेस्ट्रेशन की ज़रूरत क्यों है, रिफॉरेस्ट्रेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई, रिफॉरेस्ट्रेशन अगर हमने ना की तो क्या इशू होंगे, रिफॉरेस्ट्रेशन अगर हम कर लेते हैं, अगर इस इशू को, ये स्क्रीन पे देखें, अगर इस ग्लोबल अर्जेंसी को हम अगर एड्रेस कर लेते हैं तो हमें फ़ायदे कौन से होंगे। यानी ये क्लोज्ड लॉजिक ऐसे है। अब इसको मैं क्लोज्ड लॉजिक ऐसे बोलता हूं या इसको मैं बोलता होता हूं मैप्ड ऐसे लिखा जाता है। तो जो टॉपिक है ये भी क्लोज्ड लॉजिक टॉपिक है और ये, या फिर मैं ऐसे बोलता हूं ये मैप्ड टॉपिक है। अच्छा, अब दूसरा देखें, डिजिटल डेमोक्रेसी कोलन सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये 2023 का है। अब डिजिटल डेमोक्रेसी एक फ्रेज है, सोशल मीडिया ये दूसरा फ्रेज है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ये तीसरा फ्रेज है। अब हुजूर मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने लिखना क्या है इसके ऊपर? इसमें तो कोई लिंक ही नहीं बनाया हुआ उसने, यानी कि इसका लिंक भी मैंने खुद बनाना है। देखें फिर समझिए, 2025 का ऐसे क्या था, रिफॉरेस्ट्रेशन एज अ ग्लोबल अर्जेंसी। इसमें लिंक लॉजिक खुद बनी हुई है, इसमें आपने अपनी कमेंट्स करने हैं। अब दूसरा ऐसे देखिए, डिजिटल, अब दूसरा टॉपिक देखिए, डिजिटल डेमोक्रेसी सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। इसमें ये तीन फ्रेजेस है, इसमें तो लिंक ही मैंने खुद डेवलप करना है। तो इसलिए इस किस्म के टॉपिक्स को मैं बोलता होता हूं ओपन लॉजिक या अनमैप्ड टॉपिक, जिसका मैप भी आपने खुद बनाना है। अब यहां पर देखें आगे, अब इसका स्टेप 2 मैंने उठाया। सबसे पहले तो मैंने ये टॉपिक उठाया कि रिफॉरेस्ट्रेशन एज अ ग्लोबल अर्जेंसी 2025, इसको मैंने बोला कि ये क्लोज्ड लॉजिक है और मैप्ड टॉपिक है। अब दूसरा स्टेप मेरा ये होता है कि टॉपिक को कहिए मिस्टर टॉपिक। मिस्टर टॉपिक क्या, कि उसे बिठाइए अपने सामने और पूछिए सवाल। मिस्टर टॉपिक से सवाल पूछें, जितने अच्छे सवाल मिस्टर टॉपिक से पूछेंगे उतना ही ज़्यादा वो जवाब देगा, उतना ही अच्छी आपकी आउटलाइन बनेगी। ठीक है। अच्छा, अब मिस्टर टॉपिक से सवाल पूछिए। पहला सवाल मेरा क्या है ये ज़रा देखिए, इसको मैं करता हूँ इस वक्त, इसका फॉन्ट बड़ा करता हूँ, ये देखें, हाउ हैज़ रिफॉरेस्ट्रेशन बिकम अ ग्लोबल अर्जेंसी। पहले तो ये पूछें जी, ये ग्लोबल अर्जेंसी बना कैसे, रिफॉरेस्ट्रेशन ग्लोबल अर्जेंसी बनी कैसे, इसके पीछे फैक्टर्स कौन कौन से थे, कौन कौन सी करतूतें ऐसी की हैं ह्यूमंस ने कि जिसकी वजह से ये ग्लोबल अर्जेंसी के लेवल के ऊपर आ गई है। डिफॉरेस्ट्रेशन की है ना, तो डिफॉरेस्ट्रेशन कर करके, अर्बनाइजेशन कर करके, जो फर्टाइल लैंड्स हैं उनको बर्बाद कर करके, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा जाके, और ब्लाइंड इंडस्ट्रियलाइजेशन कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन ब्लाइंड इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसके अंदर आप ज़रखेज़ ज़मीन को तबाह कर देते हो, जिसके अंदर आप जो फॉरेस्ट्स हैं उनको उजाड़ देते हो,
और यही काम आप करते हैं वो अर्बनाइजेशन के टाइम पे, तो ग्लोबल अर्जेंसी तो आनी थी। दूसरा क्वेश्चन इससे मिस्टर टॉपिक से पूछें कि व्हाट वुड, ये मैंने बोल्ड कर दिया यहाँ पे, व्हाट वुड बी द रिस्पॉन्स ऑफ ह्यूमंस ऑन दिस ग्लोबल अर्जेंसी। अब इसके बारे में पॉइंट आ जाएंगे कि कैसा रिस्पॉन्स होना चाहिए। अब मिस्टर टॉपिक से तीसरा सवाल पूछा, ये मैं बोल्ड करता जा रहा हूँ, व्हाट विल हैपन इफ दिस अर्जेंसी रिमेन्स अनएड्रेस्ड। अगर हमने रिफॉरेस्ट्रेशन की तरफ अभी तवज्जो ना दी तो फिर हमारे कॉन्सिक्वेंसेस हमें कौन से भुगतने पड़ेंगे हमें, तो फिर कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हमें भुगतने पड़ेंगे। चौथा क्वेश्चन मैंने पूछा है कि व्हाट वुड बी द बेनिफिट्स इफ दिस अर्जेंसी इज एड्रेस्ड। ठीक है, अब इसका जो जवाब आएगा उसके जवाब में फिर हमारा ऐसे बन जाएगा। ये हो गया स्टेप 2। अब देखें, पहले हमने ओपन लॉजिक, क्लोज लॉजिक, ऐसे को अलग अलग किया, फिर स्टेप 2 के अंदर हमने टॉपिक को बनाया मिस्टर टॉपिक और उससे पूछे सवाल हमारे सामने आ गए हैं। अब इस सवाल को हम रीफ्रेज करेंगे। अच्छा, सवालों को एज इट इज भी आप आउटलाइन में लिख सकते हो, फाइन, सवालों को एज इट इज भी आउटलाइन में लिखा जा सकता है, लेकिन रीफ्रेज कर दिया जाए तो उसके अंदर एक फॉर्मल स्ट्रक्चर आ जाता है। तो अब इन्हीं सवालों को मैंने रीफ्रेज किया, जरा देखिए। फैक्टर्स विच मेड रिफॉरेस्ट्रेशन ग्लोबल अर्जेंसी। सवाल मेरा क्या था, इसको मैं स्क्रीन को छोटा करता हूं, देखें, इनको भी एक ही फॉन्ट का करता हूं, 1 मिनट ठहरिए जरा, ये देखिए। अब मेरा पहला सवाल क्या था, हाउ हैज रिफॉरेस्ट्रेशन बिकम अ ग्लोबल अर्जेंसी। इसको रिफ्रेज करके मैंने अब जो लिखा है अपनी आउटलाइन के लिए, वो आउटलाइन का जो पहला मेन पॉइंट लिखा है वो क्या लिखा है, फैक्टर्स विच मेड रिफॉरेस्ट्रेशन अ ग्लोबल अर्जेंसी। ये देखें। अच्छा, दूसरा मेरा क्वेश्चन क्या था, व्हाट वुड बी द रिस्पॉन्स ऑफ ह्यूमंस ऑन दिस ग्लोबल अर्जेंसी। इसका मैंने रिफ्रेज कैसे किया है, देखें, इसको मैं येलो कलर का करता हूं, स्ट्रेटजीज टू एड्रेस द रिफॉरेस्ट्रेशन अर्जेंसी। तीसरा मेरा क्वेश्चन क्या था, व्हाट विल हैपन इफ दिस अर्जेंसी रिमेन्स अनएड्रेस्ड, और इसको भी मैं येलो करता हूं, देखें। अब इसको मैंने आउटलाइन में कैसे ट्रांसफॉर्म किया कि द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नेग्लेक्टिंग रिफॉरेस्ट्रेशन। चौथा क्वेश्चन मेरा क्या था, व्हाट वुड बी द बेनिफिट्स इफ दिस अर्जेंसी इज एड्रेस्ड। अगर इस ग्लोबल अर्जेंसी के ऊपर हम अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या होंगे। और इसका सिंपल मैंने यहां पर नंबर 4 देखें, इसको भी मैं येलो कलर का करता हूं, बेनिफिट्स ऑफ रिफॉरेस्ट्रेशन। अब देखें, क्वेश्चन से मैंने बनाई आउटलाइन की मेन पॉइंट्स, सब पॉइंट्स आप बाद में देते रहिएगा। यह सारा काम हमने इंट्रोडक्शन लिखने से पहले करना है। क्वेश्चन से आउटलाइन, आउटलाइन के मेन पॉइंट्स, सब पॉइंट्स बाद में दीजिएगा, केस इन पॉइंट्स बाद में ऐड कीजिएगा। क्वेश्चन से आउटलाइन, आउटलाइन के ही अगर हम आउटलाइन के जो मेन पॉइंट्स है अगर हम उन्हीं को जोड़ लें आपस में तो थीसिस स्टेटमेंट बन जाती है। थीसिस स्टेटमेंट शोर मचाया होता है आप लोगों ने कि थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखनी है और कैसे बनानी है। तो भाई क्वेश्चंस से बनाएं आउटलाइन के मेन पॉइंट्स, मेन पॉइंट को इकट्ठा करेंगे थोड़ा सा सिस्टमैटिकली, इसके ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे, रिवाइज करेंगे, बार बार लिखेंगे तो थीसिस स्टेटमेंट खुद बन जाएगी। अब देखें, मैंने आउटलाइन के ही मेन पॉइंट्स को इकट्ठा करके तो थीसिस स्टेटमेंट बना ली है। देखें, ये देखें, स्टेप 4 मैंने लिखा कि मेक थीसिस स्टेटमेंट फ्रॉम द मेन आउटलाइन। अब देखें, रिफॉरेस्ट्रेशन, इसको मैं करता हूं ग्रीन कलर का, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूं। ये देखो, reforestation has become a global urgency because of environmental degradation, which requires strategic efforts to restore forests, to prevent ecological disasters, and to secure benefits for the planet and future generations. ये थीसिस स्टेटमेंट। इस थीसिस स्टेटमेंट में आप मुझे बताओ कि आउटलाइन की ही बातें आई हैं ना, जो मेन पॉइंट्स, 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 जो मेन पॉइ
जो आउटलाइन के मेन पॉइंट्स मैंने बनाए थे उन्हीं मेन पॉइंट्स को मैंने उठाया और थीसिस स्टेटमेंट के अंदर पिरोया है ना। तो थीसिस स्टेटमेंट बनाना ये कोई मैजिकल एक्टिविटी नहीं है। देखें, मैं चार पांच दफा ये बात दोहरा चुका हूं। क्वेश्चंस पूछें, क्वेश्चन से बनाए मेन आउटलाइंस, यानी क्वेश्चन से बनाए आउटलाइन की मेन पॉइंट्स, उन्हीं मेन पॉइंट्स को पिरो लें आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट में। ये आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी, ये इसकी एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। जब ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो थीसिस स्टेटमेंट बन जाएगी। अब आप मुझसे कहेंगे कि सर ये बहुत बड़ा फिक्रा है। ये बड़ा फिक्रा नहीं है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स को ही जोड़ा हुआ है मैंने। देखें, रिफॉरेस्ट्रेशन हैज बिकम अ ग्लोबल अर्जेंसी, फुल स्टॉप। यहां पर फुल स्टॉप लगाऊं, ये देखो। अब आगे मैंने उसकी रीजन लिखी है कि रिफॉरेस्ट्रेशन की रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अच्छा, फुल स्टॉप, एक और फुल स्टॉप लगाऊं, चले, ये देखें। अच्छा, फिर अगला सेंटेंस, विच रिक्वायर स्ट्रेटेजिक एफर्ट्स। ये मैंने पॉइंट कहां से लिया, ये देखो आप, ये इसको अब मैं ग्रीन कलर का करता हूं, ये देखो, स्ट्रेटजीज टू एड्रेस द रिफॉरेस्ट्रेशन अर्जेंसी। स्ट्रेटजीज का जिक्र मैंने किया था ना ऊपर अपनी मेन आउटलाइन में। अच्छा, वही मैंने यहां पर लिखी, स्ट्रेटजीज विच रिक्वायर्स स्ट्रेटेजिक एफर्ट्स टू रेस्टोर फॉरेस्ट्स। अच्छा, ऊपर मैंने रेस्टोरेशन की भी बात की थी, यहां पर कैसे बात की थी, रिफॉरेस्ट्रेशन की बात आप लोगों को बता के। पॉइंट नंबर 2 में रेस्टोरेशन की भी बात मैंने की थी। रिफॉरेस्ट्रेशन असल में रेस्टोरेशन ऑफ द फॉरेस्ट्स ही है। अच्छा, रेस्टोर द फॉरेस्ट टू प्रिवेंट इकोलॉजिकल डिजास्टर्स। अब जब मैंने सवाल पूछे थे मिस्टर टॉपिक से, तो उसने कहा होगा ना कि अगर तुम लोगों ने रिफॉरेस्ट्रेशन ना की तो इकोलॉजिकल डिजास्टर्स होंगे तुम लोगों को, ये कहा था ना। तो उसी पॉइंट को मैं यहां पर ले आया कि क्यों रिफॉरेस्ट्रेशन की जरूरत क्यों है, टू प्रिवेंट इकोलॉजिकल डिजास्टर्स। और आखिरी वाला मेरा पॉइंट देखें, बेनिफिट्स ऑफ रिफॉरेस्ट्रेशन। ये मेन पॉइंट है मेरी आउटलाइन का, जो कि मैंने क्वेश्चन से बनाया था। अब देखें इसका, बेनिफिट्स फॉर द प्लैनेट एंड फ्यूचर जनरेशन। ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही हैं जिनको आपस में पिरो लिया मैंने आउटलाइन की सूरत में। हुजूर, तो जब आप थीसिस स्टेटमेंट बनाते हो, ये थीसिस स्टेटमेंट असल में आपका जो मेन पॉइंट्स आपने सोचे होते हैं, इंट्रोडक्शन लिखने से पहले सोचोगे ना। ये इंट्रोडक्शन लिखने से पहले ही आप मिस्टर टॉपिक से क्वेश्चन पूछोगे, आप अपनी आउटलाइन के मेन पॉइंट्स बनाओगे ना, उन्हीं मेन पॉइंट्स को उठाओ और उससे थीसिस स्टेटमेंट लिख लो आप। अच्छा, दूसरा, अब अगर जो बच्चे कहते हैं कि वो हो सर इतनी बड़ी आउटलाइन, इतनी बड़ी थीसिस स्टेटमेंट हम कैसे लिख सकते, पहली बात तो यह है कि बड़ी थीसिस स्टेटमेंट लिखी जा सकती है, एक लॉन्ग सेंटेंस लिखा जा सकता है जब आप उसके अंदर पॉइंट्स को ऐड करोगे। कौन से पॉइंट, मेन पॉइंट्स, कहां के मेन पॉइंट्स जो कि आपने आउटलाइन में लिखे। अच्छा, दूसरा तरीका एक और है, फिर ये अपन का स्टाइल है। अब ये थोड़ा सा ड्रामेटिक स्टाइल है बात करने का। अब ये भी आउटलाइन की एक टाइप है, ये छोटे सेंटेंसेस होते हैं। ग्रोइंग नेचुरल प्लांट्स कैन हील द वुंड्स इन्फ्लिक्टेड बाय द मैकेनिकल प्लांट्स ऑफ ह्यूमंस। यानी कि हम ह्यूमंस ने मैकेनिकल प्लांट्स तो बहुत सारे लगा दिए, कभी इस फैक्ट्री का प्लांट और कभी इस इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री और वो फैक्ट्री। अब मैकेनिकल प्लांट्स तो हमने लगा दिए जिसकी वजह से डिफॉरेस्ट्रेशन हो गई और जिसकी वजह से नुकसान हमें बहुत पहुंचा। अब हमें नेचुरल प्लांट्स लगाने की जरूरत है। ये जो दूसरी थीसिस स्टेटमेंट है, अब इसका स्टाइल और है, ये एक छोटी सी थीसिस स्टेटमेंट है लेकिन फुल ऑफ थॉट है, तो इस तरीके से बना लीजिए। अब पांचवा स्टेप ये होगा, इंटीग्रेट योर थीसिस स्टेटमेंट इनटू इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में थीसिस स्टेटमेंट को कैसे डालना है, कहां आती है ये थीसिस स्टेटमेंट, इंट्रोडक्शन के शुरू में भी आ सकती है, इंट्रोडक्शन के मिडिल में भी आ सकती है, इंट्रोडक्शन के एंड में भी आ सकती है। और भाई कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका। अब देखें, अब इसको मैंने किस तरीके से
एंड में हम पहले ये देखते हैं कि एंड में कैसे लिखना है। फॉरेस्ट्स हैव, ये देखो, फॉरेस्ट्स हैव बीन कट ब्लाइंडली फॉर इंडस्ट्रीज एंड अर्बन एक्सपेंशन। पहली बात। अब मैं तमहीद बांध रहा हूं अपनी थीसिस स्टेटमेंट देने से पहले, थोड़ी तमहीद बांध रहा हूं। अगर थीसिस स्टेटमेंट आपने एंड में देनी है तो उससे पहले थोड़ा सा बफर कीजिए, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दीजिए उसका। अब देखें इसको, मैं ये स्क्रीन की तरफ देखिए। फॉरेस्ट्स हैव बीन कट ब्लाइंडली फॉर इंडस्ट्रीज एंड अर्बन एक्सपेंशन, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, severe environmental issues are the aftershocks of deforestation। दूसरा सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस, to restore greenery is not only a solution but also a necessity for sustaining life on earth। ये 3 सेंटेंसेस लिख के, अच्छा ये आपने यूं नहीं लिखने, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए अलग-अलग लिखे हुए हैं। ओके, आप तो इसे यूं करके लिखोगे ना, ये देखो, इसे साथ मिलाइए, साथ मिला के लिखोगे ना, ये देखो। अच्छा, अब ये सब बोलने के बाद फिर आखिर में मैंने कहा कि ग्रोइंग नेचुरल प्लांट्स कैन हील द वुंड्स इन्फ्लिक्टेड बाय द मैकेनिकल प्लांट्स ऑफ ह्यूमंस। ये नहीं लिखने तो ये वाला लिख दें, ये जो हमने बड़ी वाली थीसिस स्टेटमेंट बनाई थी ये लिख दें यहां पे। ये देखो, इसको यहां पर मैं करता हूं पेस्ट, ठीक है, ये देखें। अब देखें इसकी इंटीग्रेशन कैसे हुई है। पहला सेंटेंस क्या है, फॉरेस्ट्स हैव बीन कट ब्लाइंडली फॉर इंडस्ट्रीज एंड अर्बन एक्सपेंशन। दूसरा सेंटेंस, एनवायरमेंटल इश्यूज आर द आफ्टर शॉक्स ऑफ डिफॉरेस्ट्रेशन, फुल स्टॉप। टू रेस्टोर ग्रीनरी इज नॉट ओनली अ सोल्यूशन बट ऑल्सो अ नेसेसिटी फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। अगला पॉइंट, और यहां से हमारी शुरू हो गई थीसिस स्टेटमेंट, ये बड़ी वाली। Reforestation has become a global urgency because of environmental degradation। ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ना ये फुल स्टॉप्स लगाए थे, ये मैं खत्म करता हूं यहां। Because of environmental degradation, ये which से पहले वाला भी फुल स्टॉप खत्म करता हूं, which requires strategic efforts to restore forests to prevent the ecological disaster and to secure benefits for the planet and future generations। अच्छा, अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक की तरफ, डिजिटल डेमोक्रेसी, सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। लें जी, अब ये है, इसको मैं बोलता होता हूं ओपन लॉजिक या अनमैप्ड टॉपिक। इसमें डिफरेंट फ्रेजेस हैं, इन फ्रेजेस का तो पहले तो मैं लिंक बनाऊंगा। बिठा लें मिस्टर टॉपिक को, पूछे ना, सबसे पहले तो पूछेंगे व्हाट इज डिजिटल डेमोक्रेसी। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लिंक बिटवीन डिजिटल डेमोक्रेसी, ये देखो, सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। अब मिस्टर टॉपिक से पूछो ना, पहले तो इसका लिंक बनाओ ना, इसीलिए तो मैं इसे कहता हूं कि अनमैप्ड टॉपिक्स हैं ये, इसमें तो लिंक बनाना होता है आपने पहले। भाई डिजिटल डेमोक्रेसी क्या है, सोशल मीडिया क्या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ाता है, सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा रोल बढ़ गया है आजकल के मुआशरे में, लोग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस लेते हैं इससे। तो डिजिटल डेमोक्रेसी क्या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ाती है? पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से क्या मुराद है? पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एक आम बंदे का पॉलिटिक्स को समझना, सही वोट देना और हुकूमत से पूछना कि भाई आप हमारे मुल्क के लिए, मुल्क के साथ और मुल्क के लिए इस वक्त क्या कर रहे हो, भाई हमारे मुल्क ने कितना कमाया है, कितना खर्च किया है, भाई हमारा बजट किस तरीके से बना है। भाई पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में गवर्नमेंट अपनी बात बताती होती है कि भाई हम इस वक्त इस तरीके से चला रहे हैं मुल्क को, उसके ऊपर अवाम फिर अपना रिस्पांस देती होती है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से यह मुराद है। पार्टिसिपेशन किसकी? हाउस और ऑपोजिशन दोनों ने मिलकर गवर्नमेंट चलानी है। तीसरी चीज अवाम भी है। अवाम की जो पार्टिसिपेशन है, पहले तो पता ही नहीं चलता था, ना गवर्नमेंट की किए हुए कामों का अवाम को पता चलता था और ना ही अवाम की एस्पिरेशन का गवर्नमेंट को पता चलता था। तो सोशल मीडिया ने आके पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ाई है। सोशल मीडिया ने आके ही डेमोक्रेसी को डिजिटल डेमोक्रेसी बनाया है। अच्छा, लिंक है, पहले तो मैंने लिंक सोचा ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 मैंने पूछा मिस्टर टॉपिक से,
व्हाट आर सोशल मीडियाज पॉजिटिव इफेक्ट ऑन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। अब सोशल मीडिया का पॉजिटिव इफेक्ट भी है, ठीक है, लोगों को गाइड भी करता है सोशल मीडिया, लोगों को ट्रेन भी कर सकता है सोशल मीडिया, लोगों को एक्सप्लॉइट भी कर सकता है सोशल मीडिया, मिस इन्फॉर्म भी कर सकता है। चौथा क्वेश्चन है ये कि देखें, इसको भी मैं बोल्ड करता हूं थोड़ा सा, कि व्हाट आर सोशल मीडियाज नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। और पांचवा क्वेश्चन मैंने ये पूछा, हाउ डज increased political participation contribute to the evolution of digital democracy। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने पूछे मिस्टर टॉपिक से। अब देखें, अब मेथड वही है, इन्हीं पांचों क्वेश्चंस को मैंने ट्रांसफॉर्म कर लेना है आउटलाइन के मेन पॉइंट्स में, आउटलाइन के मेन पॉइंट्स में। फिर उन्हीं आउटलाइन के मेन पॉइंट्स को मैं उठा के थीसिस स्टेटमेंट बना लूंगा, फिर उसी थीसिस स्टेटमेंट को उठा के इंट्रोडक्शन में इंटीग्रेट कर लूंगा। देखें, अब इसको मैं एक्सरसाइज करता हूं, एक मिनट है। देखें जी, अब स्टेप 3 है रीफ्रेज क्वेश्चंस टू मेक आउटलाइन। अंडरस्टैंडिंग डिजिटल डेमोक्रेसी। मेरा पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज डिजिटल डेमोक्रेसी। फाइन, उसी को मैंने मेन पॉइंट कैसे बनाया आउटलाइन का, अंडरस्टैंडिंग डिजिटल डेमोक्रेसी। दूसरा पॉइंट देखें, द लिंक बिटवीन डिजिटल डेमोक्रेसी, सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। मेरा क्वेश्चन क्या था, ये इसको मैं करता हूं येलो कलर का, ये देखें। मेरा दूसरा क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द लिंक बिटवीन। अब इसी को जब मैंने मेन पॉइंट बनाया आउटलाइन का, तो कैसे बनाया, द लिंक बिटवीन डिजिटल डेमोक्रेसी, सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था मेरा, व्हाट आर द सोशल मीडियाज पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। अब इस क्वेश्चन से मैंने तीसरा पॉइंट कैसे बनाया, द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया ऑन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। चौथा क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर सोशल मीडियाज नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। अब चौथा पॉइंट मैंने क्या बनाया, मेन पॉइंट इसका, द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया ऑन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। पांचवा क्वेश्चन क्या था, हाउ डज इंक्रीज्ड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कंट्रीब्यूट टू द एवोल्यूशन ऑफ डिजिटल डेमोक्रेसी। अब पांचवा पॉइंट इसका क्या बनाया, द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन स्ट्रेंथनिंग डिजिटल डेमोक्रेसी। डिजिटल डेमोक्रेसी से अब हम लोग बच नहीं सकते, पुराने वक्तों में हम वापस जा नहीं सकते। मॉडर्निज्म के ऊपर अपनी आंखें बंद कर लेना ऐसा ही है जैसे कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है। हमें मॉडर्निज्म के साथ साथ चलना होगा, हमें अडेप्ट करना होगा, हमें अपने आप को वो इक्विप करना होगा ट्रेंड्स के मुताबिक। इस वक्त हम लोग डिजिटल रेवोल्यूशन के अंदर जी रहे हैं और हमें इससे जीना सीखना है और हमें इस रेवोल्यूशन के साथ जिंदगी गुजारनी है। अच्छा, अब थीसिस स्टेटमेंट इसकी कैसे बनाई देखें। इन्हीं पॉइंट्स को मैंने उठाया और थीसिस स्टेटमेंट में इंटीग्रेट कर दिया। ये जो स्टेप 4 देखें, मेक थीसिस स्टेटमेंट फ्रॉम द मेन आउटलाइन। सोशल मीडिया शेप्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पहला पॉइंट, एंड नर्चर्स डिजिटल डेमोक्रेसी, दूसरा पॉइंट, बाय एनहांसिंग एंगेजमेंट एंड एक्सेसिबिलिटी, तीसरा पॉइंट। 3 पॉइंट्स तो ये बन गए। लिंक मैंने बताया है यहां पर। तो हुजूर थीसिस स्टेटमेंट में जो मैंने पॉइंट्स बनाए थे और जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे वो यही थे ना। लिंक क्या है आपस में इसका, डिजिटल डेमोक्रेसी का, सोशल मीडिया का और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का। वही मैंने लिखा कि लिंक क्या है कि सोशल मीडिया पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को शेप करता है। अच्छा, और डिजिटल डेमोक्रेसी को इससे फायदा होता है, नर्चर होती है इससे। किस तरीके से शेप करता है, एनहांस करता है एक आम बंदे की इंगेजमेंट को, पब्लिक इंगेजमेंट को और एक्सेसिबिलिटी को, गवर्नमेंट की भी एक्सेसिबिलिटी को फॉर द पब्लिक और पब्लिक की एक्सेसिबिलिटी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। फिर दूसरा एस्पेक्ट भी मैंने बताया, हाउएवर इट्स अनएथिकल यूज रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस। क्यों कि सोशल मीडिया का अनएथिकल, अनकंट्रोल्ड, अनब्राइडल्ड यूज जो है वो फिर अनार्की का बायस भी बन सकता है। अब इसको इंटीग्रेट कैसे किया थीसिस स्टेटमेंट को इंट्रोडक्शन में, इन दिस डिजिटल एज है ये भाई, डेमोक्रेसी हैज स्टेप्ड इनटू वर्चुअल वर्ल्ड। अच्छा, तमहीद बांध रहा हूं। अब यहां भी मैंने एंड में
जी इसको मैं सारा नहीं चले जाता हूँ, एक मिनट ठहरिए, 5वां पॉइंट है, इसको मैं नहीं चले जाता हूँ। ये देखें, छोटे छोटे सेंटेंस दे के मैंने बफर किया, छोटे छोटे सेंटेंस दे के मैंने तमहीद बांधी। इन दिस डिजिटल एज डेमोक्रेसी हैज स्टेप्ड इनटू वर्चुअल वर्ल्ड। तो जिस तरह हम सब लोग वर्चुअल वर्ल्ड में गए हैं, जिस तरह हम इस वक्त भी तो आप वर्चुअली मेरी बातें सुन रहे हो ना, तो इसी तरह डेमोक्रेसी जो है वो भी एक वर्चुअल वर्ल्ड में एंटर हुई है। अच्छा ना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सर्व एज मॉडर्न फील्ड्स फॉर पॉलिटिकल डिस्कोर्स। पिछले दिनों देखा ये डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ क्या किया। मैंने तो वो क्लिप देखा, मुझे लगा कि अब्बू जिस तरह डांट रहे हैं, खबरदार तुमने ऐसा किया तो, और वो कह रहा है अब्बू जी आइंदा नहीं करूंगा। अब्बू जी, अब अब्बू जी भी मेरी बात तो सुने ना। यानी कि डिप्लोमेटिक डिस्कोर्स इस किस्म का भी हो सकता है कि इस तरह भी एक मुल्क का जो प्रेसिडेंट है दूसरे मुल्क के प्रेसिडेंट को डांट सकता है। तो भाई ये चीज आपको सोशल मीडिया ने ही दिखाई है। नाउ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सर्व एज मॉडर्न फील्ड्स फॉर पॉलिटिकल डिस्कोर्स। डिजिटल डेमोक्रेसी हैज ट्रांसफॉर्म्ड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में भी बदलाव आया है। इट प्रोवाइड्स, देखें आप स्क्रीन पे देखें, इट प्रोवाइड सिटीजन्स विद ग्रेटर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये अगला पॉइंट आया, छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं। कॉमन पीपल आर पॉलिटिकली एक्टिव। ठीक है, द आई ऑफ द कैमरा एक्सपोजेस गवर्नमेंटल डायनामिक्स। गवर्नमेंट के ऊपर भी कैमरे की आंख है। हाउएवर सोशल मीडिया हैज ऑल्सो गिवन राइज टू मिस इंफॉर्मेशन, पॉलिटिकल पोलराइजेशन एंड एथिकल कंसर्न्स। तो जो सोशल मीडिया है तो उसने मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाई है, उसने पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी पैदा की है, या जो पॉपुलिस्ट्स हैं उन लोगों ने अपने मकासद भी सोशल मीडिया के थ्रू जज्बात को भड़का के और जज्बात से खेल के पूरे किए हैं। अच्छा, ये बातें लिखने के बाद अब एंड में लिखा कि सोशल मीडिया शेप्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड नर्चर्स डिजिटल डेमोक्रेसी बाय enhancing engagement and accessibility. However, its unethical use requires strict regulations. ठीक है, तो हुजूर ये दो टॉपिक्स की ट्रीटमेंट मैंने आपको करके दिखाई है। अब एक दफा ये देख लें, इन मेथड को हम आखिर में दोबारा देख लेते हैं। 5 स्टेप्स हैं इसके। पहला स्टेप, सबसे पहले तो स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लीजिए कि वो ओपन लॉजिक है या क्लोज लॉजिक है, वो मैप्ड है या अनमैप्ड है। अगर तो वो क्लोज लॉजिक है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर जो थीसिस स्टेटमेंट है उसका 70% काम हुआ है पहले। अच्छा, अगर वो ओपन लॉजिक है तो आपको पहले लिंक बनाना पड़ेगा, जैसे सोशल मीडिया वाले के अंदर लिंक बनाया था मैंने। दूसरा स्टेप, मिस्टर टॉपिक को बिठाएं अपने सामने और सवाल पूछना शुरू करें उससे कि भाई ये क्या, ये। जितने ज्यादा सवाल करेंगे उतने ही अच्छे जवाब आएंगे और उतने ही बेहतरीन किस्म के पॉइंट्स बनेंगे आपके। अच्छा, उन क्वेश्चंस को फिर पहले तो क्वेश्चंस को एज इट इज लिखिए, फिर क्वेश्चंस को ट्रांसफॉर्म कीजिए आउटलाइन के मेन पॉइंट्स में। सब पॉइंट्स बाद में बनाइएगा। आउटलाइन का मेन पॉइंट्स जब आप बन जाएंगे आपके, वो 4, 5, 6 जितने भी बनते हैं, उसको, उनके फ्रेजेस को, उनके पीसेस को उठा के इंटीग्रेट कीजिए एक सिंगल सेंटेंस में। आपकी आउटलाइन कह रहा हूं, आपकी थीसिस स्टेटमेंट डेवलप हो जाएगी। इतनी अच्छा लॉन्ग सेंटेंस नहीं चाहिए तो फिर वो जो दूसरा स्टाइल था मेरा, वो इसे दोबारा देखिएगा। नेचुरल प्लांट्स की और मैकेनिकल प्लांट्स की जहां पर मैंने बात की थी, तो जरा वो देखिएगा कि उस तरीके से भी थीसिस स्टेटमेंट लिखी जा सकती है। फिर थीसिस स्टेटमेंट को इंटीग्रेट कर दीजिए अपने इंट्रोडक्शन में। ये 5 स्टेप्स हैं, इसके ऊपर मेहनत कीजिए। इंट्रोडक्शन लिखना इसलिए मुश्किल होता है कि इंट्रोडक्शन से पहले ये सारे काम करने होते हैं। इंट्रोडक्शन से पहले आप एक पूरा खाका बना लेते हो अपने ऐसे का। तो जब आप पूरा खाका अपने ऐसे का बना लेते हो, टाइम दो। इंट्रोडक्शन लिखने से पहले टाइम दो, क्योंकि इंट्रोडक्शन से पहले ही आपने जहन में एक ऐसे लिखना होता है। और वो ऐसे बेहतरीन तरीके से कैसे लिख सकते हो, इन 5 स्टेप्स के थ्रू। ठीक है, मिलते हैं अब अगले टॉपिक्स के साथ। अल्लाह हाफिज।